Hi. So this video will be on the small case study which we will do for retail analytics visualization with Matplotlib. तो बेसिकली ये एक केस स्टडी है छोटी जो हम करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन कैसे होता है एंड इसे मैटप्लॉटलिब जो कि लाइब्रेरी है पाइथन की उससे कैसे किया जा सकता है। इसके लिए हमने जो डेटा लिया है वो एक रिटेल एनालिटिक्स का डेटा है, रिटेल स्टोर का डेटा है। और ये डेटा है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले तो आप ऊपर देखेंगे तो इसमें मंथ है, मंथ का नाम, उसके बाद रीजन, किस रीजन से है वो, कैटेगरी क्या है उस प्रोडक्ट का, रेवेन्यू कितनी आ रहा है उससे, यूनिट्स कितना सोल्ड हुआ है, मार्केटिंग स्पेंड कितना है, डिस्काउंट रेट क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का क्या स्कोर है। तो ये डेटा जो है वो एक रिटेल स्टोर का डेटा है जो कि अपना सामान जो कि प्रोडक्ट्स हैं उनसे बेच रहा है। और जो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, वो ग्रोसरी के प्रोडक्ट हो सकते हैं, वो फैशन के प्रोडक्ट हो सकते हैं, और अलग अलग रीजन से अलग अलग मंथ में वो क्या सेल कर रहा है, उसके कितने यूनिट्स सेल हुए हैं, उसकी मार्केटिंग का खर्च कितना था, उसने क्या डिस्काउंट रेट पे वो प्रोडक्ट सेल किया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन उस पर क्या रहा, ये पूरा हम एनालाइज करेंगे और विजुलाइज करके हम ये दिखाएंगे कि कैसे डेटा विजुलाइजेशन होता है। इसके जो स्टेप्स हैं वो वहाँ पे जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये केस स्टडी स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है हु वांट टू लर्न विजुलाइजेशन यूजिंग मैटप्लॉटलिब। सो मैटप्लॉटलिब में कैसे डेटा विजुलाइजेशन होता है प्रैक्टिकली हम अगर देखना चाहते हैं तो ये केस स्टडी उनके लिए है। अब इसमें सिनेरियो ये है कि आप एक डेटा एनालिस्ट हैं और वो रिटेल चेन के आप डेटा एनालिस्ट हैं। 2024 में आपका टास्क है एक्सप्लोर करना सेल्स का परफॉर्मेंस क्या रहा है अक्रॉस मंथ्स, रीजन्स, प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज में। इन तीन जगहों पे कौन से मंथ में, कौन से रीजन्स में और कौन से प्रोडक्ट कैटेगरीज में सेल्स का परफॉर्मेंस क्या रहा है, वो इनसाइट्स आपको प्रेजेंट करने हैं। उसके लिए हम पाइथन मैटप्लॉटलिब का यूज़ करेंगे और पाइथन मैटप्लॉटलिब में यूज़ करके आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इस तरह का डेटा और किसी भी तरह का डेटा एनालाइज कर सकते हैं। अब इसमें हमने डेटा आपको पहले ही दिखा दिया है, ये डेटा है। अब हम जब स्टार्ट करेंगे, अब इसमें हम सबसे पहले तो एनवायरनमेंट सेट करते हैं। CSV को पांडास डेटा फ्रेम में लोड करने के बाद हम सबसे पहले, उससे भी पहले हम एनवायरनमेंट सेट करते हैं। और लर्निंग आउटकम्स जो होंगे वो इस केस स्टडी के बाद ये होंगे कि आपको डेटा लोड और एक्सप्लोर करना आ जाएगा पैंडास से कैसे करते हैं, आपको 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट्स बनाना आ जाएगा मैटप्लॉटलिब से कैसे बनाते हैं, आपको इंटरप्रेट करना आ जाएगा बिजनेस इंसाइट्स को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है फ्रॉम डेटा विजुअल्स, और इन विजुअल्स को सेव कैसे किया जाता है PNG फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में, जिससे कि आप इन्हें किसी प्रेजेंटेशन में या कहीं पे दिखा सकें। तो सेशन का जो फ्लो है वो 30 मिनट्स का हमने रखा है। पहले 5 मिनट हम सेटअप करेंगे, कॉन्टेक्स्ट भी बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि ये डेटा सेट में है क्या, डेटा सेट का स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद में हम बिजनेस क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे थ्रू डेटा विजुअलाइजेशन। जैसे हाउ डज रेवेन्यू वेरी मंथ ऑन मंथ, मंथ ऑन मंथ में रेवेन्यू का क्या चेंज हुआ है, विच कैटेगरीज एंड रीजन्स आर मोस्ट प्रॉफिटेबल, कौन से ऐसे कैटेगरीज और रीजन्स हैं इस सेल्स डेटा में जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हुए हैं। उसके अलावा मार्केटिंग स्पेंड कैसे इम्प्रूव किया गया है, रेवेन्यू रेवेन्यू कैसे इम्प्रूव किया गया है। उसके बाद डिस्काउंट्स ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसा लगता है, तो डिस्काउंट्स देने के बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसा लगता है, कैसा क्या होता है वो हम देखेंगे। उसके बाद 5 से 10 मिनट्स में हम सारी KPIs को लोड करेंगे CSV इनटू पांडास डेटा फ्रेम, जो कि हमारी क्विक KPIs हैं। जैसे टोटल रेवेन्यू हमारी एक KPI है, एवरेज मार्केटिंग
हमारी एक केपीआई है, एवरेज डिस्काउंट क्या रहा ये हमारी एक केपीआई है, और एवरेज कस्टमर सेटिस्फैक्शन जिसे हम सी सेट कहते हैं वो क्या रहा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 10 से 15 मिनट्स में हम 6 विजुलाइजेशंस को बनाएंगे। Each chart is created with Matplotlib and will be saved as a PNG image, or we will show it very interactively. अब मंथली रेवेन्यू ट्रेंड का पहला चार्ट होगा जो कि लाइन प्लॉट होगा, ये हमें सीजनैलिटी के पैटर्न्स दिखाएगा। उसके बाद दूसरा जो चार्ट होगा वो रेवेन्यू बाय कैटेगरी होगा, जो हमें एक बार प्लॉट की हेल्प से कंपेयर करेगा प्रोडक्ट कैटेगरी परफॉर्मेंस को, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद रेवेन्यू हम दिखाएंगे रीजन ओवर मंथ्स, रीजनल कंट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि वो जोग्राफिकल एरिया भी हमें दिया हुआ है डेटा में, तो हम वो दिखाएंगे ओवर द टाइम कैसा है, तो ये स्टैक्ड चार्ट एरिया चार्ट के द्वारा हम दिखाएंगे। उसके अलावा मार्केटिंग स्पेंड वर्सेस रेवेन्यू क्या है वो भी हम दिखाएंगे। चेक्स आरओआई ऑफ मार्केटिंग, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग का क्या रहा है, मार्केटिंग में जो हमने पैसा लगाया और रेवेन्यू में जो आया उसका क्या रहा है, तो ये स्कैटर प्लॉट हम दिखाएंगे, ट्रेंड लाइन, स्कैटर प्लस ट्रेंड लाइन। उसके अलावा हम रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बाय कैटेगरी दिखाएंगे एक बॉक्स प्लॉट की मदद से, डिस्प्लेज स्प्रेड एंड आउटलायर्स इन कैटेगरी रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट रेट डिस्ट्रीब्यूशन हम दिखाएंगे कि हिस्टोग्राम की मदद से कि क्या डिस्काउंट रेट रहता है डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिस्काउंट रेट है, शोज हाउ डिस्काउंट्स आर अप्लाइड, सो डिस्काउंट्स कैसे अप्लाई किया गया है। उसके बाद लास्ट के 5 to 5 मिनट्स में हम देखेंगे सीजनैलिटी विच इज़ अ पीक ड्यूरिंग समर मंथ्स, सीजनैलिटी क्या रही है, कैटेगरी मिक्स क्या रहा है, इलेक्ट्रॉनिक लीड्स इन रेवेन्यू, रीजनल स्ट्रेंथ क्या रही है हमारी, वेस्ट रीजन स्लाइटली अहेड, ये हम देखेंगे। तो जो इनसाइट्स जो निचोड़ निकल के आएगा ये छोटा सा डेटा जो हमने लिया उसमें, और ये इसी तरह के टेराबाइट्स ऑफ डेटा पे भी सेम इनसाइट्स निकाले जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब, ठीक है। पॉजिटिव आरओआई, तो आप डेटा एनालिटिक्स की पावर है ये कि हम इस तरह के इंसाइट्स जो कि बहुत हेल्पफुल रहते हैं बिजनेस को बनाने के लिए और एनालाइज करने के लिए, वो हम मैटप्लॉटलिब से बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इस जो आईडी हमने यूज़ किया है वो कर्सर है, ये एक आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसे बोलते हैं। आप जुपिटर भी यूज़ कर सकते हैं, एनाकोंडा में रहता है वो, आप पाईचार्म भी यूज़ कर सकते हैं, आप गूगल कोलाब भी यूज़ कर सकते हैं, आप कई दूसरे आईडीज़ यूज़ कर सकते हैं। आईडी से ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, आप का जो कोड है और आप जिस तरह से उसे लिख रहे हैं, अप्रोच क्या है आपकी, उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब हमने क्या किया है, सबसे पहले तो कर्सर में एक फ़ोल्डर बना लिया है डेटा विजुलाइजेशन केस स्टडी नाम से, और हमने उसके अंदर एक तो पाइथन का फाइल बना लिया है .py जिसमें हमने सारा कोड लिखा हुआ है, और एक ये तो वर्क स्पेस है, एक हमने ये रीडमी फाइल है जिसमें आप पूरा प्लान है जिसमें कि ये प्रोजेक्ट कैसे करा जाएगा, और ये हमारा रिटेल एनालिटिक्स का डेटा है। तो ये इसी फोल्डर के अंदर हमने सारा कोड प्लस प्लान प्लस CSV रखा हुआ है। अब इसमें एनवायरनमेंट भी बनेगा, एनवायरनमेंट बनेगा तो .env आप फाइल आ जाएगी यहाँ पे और एनवायरनमेंट बन जाएगा। तो कोई भी प्रोजेक्ट को करने के लिए उसमें एनवायरनमेंट बनाना ज़रूरी है, और उसके बाद में उससे रिलेटेड जो भी लाइब्रेरीज़ हैं उनको हम या तो रिक्वायरमेंट्स .txt में अलग से लोड कर सकते हैं या फिर हम कोड में लिख के भी उसे कर सकते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस तो यही कहती है कि आप अलग से एक रिक्वायरमेंट .txt बनाएं और उसमें वो जो भी लाइब्रेरीज़ आपको जैसे मैटप्लॉटलिब, प्लांडास, जो भी पाइथन की लाइब्रेरीज़ लग रही हैं उनको आप लोड करें और फिर आप अपना कोड चलाएं। तो अब हम देखेंगे
एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाता है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर करने के बाद। तो ये कोड आपको लिखना पड़ेगा टर्मिनल में, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ टर्मिनल में हमने लिखा हुआ है, विच इज़ पाइथन mvenv.venv। ठीक है, तो ये आप कोड जब लिखेंगे और इस पर एंटर करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। नहीं तो आप इस तरह से भी आप अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट कर्सर की मदद से कर सकते हैं। ये देखिए कमांड चल रही है, आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट python3.mvenv, ये आपका इसमें वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। ये v.venv फाइल आपकी क्रिएट हो गई। अब आप यहाँ देखिए इसमें आ रहा है वी नोटिस द न्यू एनवायरनमेंट हैज़ बीन, डू यू वांट टू सिलेक्ट इट फॉर द वर्कस्पेस फोल्डर, यस कर दीजिए आप। तो ये आपका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है ये जो बन गया है, जिसमें बिन बनता है, जिसमें इंक्लूड होता है, जिसमें लाइव लिव होता है, ये आपका एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दिया गया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए। अब दूसरा करना पड़ता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के बाद उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। तो आप देखिए ये एक्टिवेट, तो दूसरा स्टेप हम करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे। तो ये आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया, विच मीन्स कि अब आप लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट इज नाउ एक्टिव एंड रेडी टू यूज। यू कैन सी दैट योर prompt now shows this at the beginning: install required packages using pip install package name, create requirement.txt file to track dependencies, install packages from your case study requirements। अब नेक्स्ट है पैंडाज नाम की लाइब्रेरी numpy और मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करना। आप इसको कोड से भी कर सकते हैं, या आप जो कोड देख रहे हैं जिसमें हमने लिखा है imports pandas spd, तो ये सबसे पहली लाइब्रेरी रहती है इंस्टॉल करने के लिए। तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये पैंडाज नाम से इनको कोई मॉड्यूल मिला नहीं है, तो हम इसमें यहाँ से ऐड टू द चैट करके और ये जो लाइब्रेरीज हैं इनको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल पैंडाज numpy मैटप्लॉटलिब splt फ्रॉम पाथलिब import path, ये हमें इंस्टॉल करना है ना। तो ये जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे लाइब्रेरीज और ये जैसे ही आप चलाएंगे, वो create .txt and install the required libraries। इससे रिलेटेड जो भी लाइब्रेरीज हैं, देखिए आप, ये requirements.txt बन चुकी है और उसमें पैंडास का 2.0 वर्जन, numpy का 1.24 वर्जन, मैटप्लॉटलिब का 3.7 वर्जन, सीबॉन का, हालांकि हम सीबॉन यूज़ नहीं कर रहे हैं और जुपिटर नहीं कर रहे हैं, फिर भी तो ये हम 3 ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये 3 लाइब्रेरीज इंस्टॉल होना चालू हो गई हैं, जो कि ज़रूरी हैं हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल होना चालू हो गई हैं, जो कि हमने requirements.txt फाइल में बनाई हैं, और विद इन सेकेंड्स ऑफ टाइम ये हमारी requirements.txt में से जो भी हमारी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है वो सारी इंस्टॉल हो गई हैं। ठीक है, नाउ हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप है ये पाथ सेटअप करना, है ना, डेटा पाथ सेटअप। तो इसमें पाथ क्यों सेटअप करते हैं, क्योंकि हमारा जो एनालिटिक्स का फाइल रखा हुआ है, रिटेल एनालिटिक्स का डेटा जिसके अंदर है, वो एक पर्टिकुलर पाथ पे रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये पाथ हमें सेट करना पड़ेगा। अपग्रेड करने का बोल रहा है, ये पिप पुराना है। पिप बेसिकली यूज़ होता है ये सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने में। हमारा एनवायरनमेंट सेट हो चुका है इसमें, ये वाली लाइब्रेरीज हमारी इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हमारा एनवायरनमेंट रेडी टू यूज़ है। ठीक है, अब हम हमारी जो केस स्टडी है उसे हम चला सकते हैं और हमारा डेटा हम
एनालाइज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो डेटा का पाथ सेट होता है, जहाँ से भी डेटा लिया जाएगा उसका वो पाथ यहाँ पे आएगा, और प्लॉट्स जहाँ पे हम बना के सेव करेंगे वो भी पाथ इसमें लिखना ज़रूरी रहेगा, इसलिए हमने ये सेटअप का कोड लिखा हुआ है। उसके बाद में जब ये पाथ सेट हो जाएगा तो df डेटा फ्रेम लिख के pd.read csv से ये वाला डेटा को उठाएंगे। उसके बाद में हम क्विक लुक करके देखेंगे कि हमारा शेप क्या है और हमारा हेड में क्या फोल्डर है, मतलब क्या है ये हम देख। तो अब मैं यहाँ से सेटअप करने वाला हूँ, सेटअप द पाथ। ठीक है, जैसे ही मैं लिखूंगा सेटअप द पाथ, पाथ सेटअप हो जाएगा हमारा, जो कि हमारी डेटा की जो फाइल है .csv उसको आइडेंटिफाई करेगा, और उसके बाद में हम रीड करना उसे चालू कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये पाथ सेट कर रहे हैं, दिस में टेक अ मोमेंट। और हम चाहें तो ये पूरी फाइल भी एक साथ चला सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्विक लुक करें, शेप उसका क्या है, एग्रीगेट हेल्पर्स हम देखें, मंथ के ऑर्डर में कैटेगरीज के हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल मंथली रेवेन्यू आप देखिए रन करने के बाद में ये आया। जनवरी में कम थी, मार्च में ज़्यादा थी, उसके बाद में सबसे कम थी मंथली रेवेन्यू अगस्त में, और उसके बाद में दिसंबर में ये ना इस तरह से। अब हम ये तो हमारा टोटल मंथली रेवेन्यू निकल के आ गया, फिगर 1। अब हम दूसरा फिगर देखते हैं कि इसमें कैसा रहता है। तो आप देखिए टोटल मंथली रेवेन्यू हमारा इतना है, एवरेज मार्केटिंग परसेंट हमारा इतना है, एवरेज डिस्काउंट परसेंट हमारा इतना है, और एवरेज कस्टमर स्कोर हमारा 4.10 है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि मंथली रेवेन्यू का ट्रेंड क्या है ना। इसमें अब आपको अगर देखना है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द डेटा, तो आप शेप देख सकते हैं। आपको अगर देखना है कि मंथ बाय मंथ क्या रेवेन्यू है, क्या सेल्स है, ये भी आप देख सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू कितना आया इस डेटा के हिसाब से, टोटल एवरेज मार्केटिंग क्या आया, एवरेज डिस्काउंट क्या आया, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन का एवरेज क्या है। ठीक है, इसके बाद में हमें देखना है कि मंथली रेवेन्यू ट्रेंड क्या है। अगर ये हमें देखना है मंथली रेवेन्यू ट्रेंड, तो हम उस चार्ट के हेल्प से देख सकते हैं कि मंथली रेवेन्यू ट्रेंड क्या है। अगर हमें ये देखना है कि रेवेन्यू बाय कैटेगरी क्या है, तो इसके लिए हम ये रन करेंगे, रेवेन्यू बाय कैटेगरी। ये देखो आप, ये टोटल मंथली रेवेन्यू आया है, लेकिन अभी हमको देखना है कि रेवेन्यू बाय कैटेगरी क्या है। तो ये रेवेन्यू बाय कैटेगरी आ गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है, ग्रोसरी का थोड़ा कम है, और फैशन का सबसे ज़्यादा कम है। अब इसी को आपको अगर मैटप्लॉटलिब से देख रहे हैं हम ये कोड चला के, ठीक है, मैटप्लॉटलिब बेसिकली यही हेल्प करता है हमारा। अब हमें देखना है कि टैग्ड एरिया रेवेन्यू बाय रीजन ओवर मंथ क्या है, टैग्ड एरिया रेवेन्यू बाय रीजन ओवर मंथ। तो इसको हम चलाएंगे। ये इस तरह का ग्राफ हमें दिखेगा, जनवरी में इस तरह का ग्राफ हमें दिखेगा, रेवेन्यू बाय रीजन ओवर मंथ्स, स्टैक्ड बार बना दिया है इन्होंने, है ना। इसमें इन्होंने ये नहीं दिया है कि ग्रीन क्या है, ऑरेंज क्या है, ब्लू क्या है ना। तो हम इसको और बेटर ग्राफ बना के दिखा सकते हैं। मतलब मंथ इन्होंने रीजन, रेवेन्यू बाय रीजन तो दिया है कि जो 3 रीजन है हमारे, नॉर्थ ईस्ट, जैसे जो डेटा से आपको पता लग जाएगा रीजन क्या है हमारे। तो आप अगर डेटा में यहाँ पे देखेंगे तो इसमें नॉर्थ रीजन है, साउथ रीजन है, और एक और रीजन है। 3 रीजन का डेटा दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ साउथ, वेस्ट वेस्ट वेस्ट, इसमें ईस्ट नहीं है ना। तो 3 रीजन ही है, नॉर्थ वेस्ट साउथ। नॉर्थ वेस्ट साउथ के हिसाब से हमें वो ग्राफ दिखाया हुआ है। तो ऐसा, पर इसमें अगर हम लीजन भी डालना चाहते हैं तो हम लीजन भी डाल सकते हैं, जिसमें हम बता सकते हैं कि
नॉर्थ का क्या रहेगा, ये नॉर्थ कौन सा है और इसमें ईस्ट वेस्ट कौन सा है और साउथ कौन सा है। तो इस ग्राफ को, इसके बाद मार्केटिंग स्पेंड वर्सेस रेवेन्यू भी है। ये एक तरफ आपका रेवेन्यू है, एक तरफ आपका मार्केटिंग स्पेंड है। तो ये हमारी एक रिग्रेशन लाइन है जो कि बताती है कि मार्केटिंग स्पेंड वर्सेस रेवेन्यू क्या है। बेसिकली मार्केटिंग स्पेंड वर्सेस रेवेन्यू क्या है ना। उसके बाद में रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बाय कैटेगरी भी हमें बताते हैं कि रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी के हिसाब से क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स का रेवेन्यू बॉक्स प्लॉट के चार्ट के हिसाब से बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का रेवेन्यू फ्रॉम 1 लाख टिल 1.3 तक जा रहा है ना। और लेकिन फैशन का कम है और ग्रोसरी का इस तरह से है। तो ये रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बाय कैटेगरी विद द हेल्प ऑफ बॉक्स प्लॉट भी बताया गया है। ठीक है, तो ये अगला चार्ट हमें दिखाया गया है डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो भी हमें दिखाया गया है कि ये ग्राफ कैसा है, ये नॉर्मल नहीं है। डिस्काउंट रेट जब 0.125 था, जब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आई, तो मतलब डिस्काउंट रेट बढ़ाने पर भी उतना फ्रीक्वेंट था नहीं डिस्ट्रीब्यूशन। जब डिस्काउंट रेट हमने 0.125 किया तब हमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कस्टमर्स की मिली। और इसके बाद अगर जब हमने 0.75 और 0.1 के बीच में किया तब हमें थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी मिली, फ्रीक्वेंसी ऑफ कस्टमर। तो ये इस तरह के चार्ट से रेवेन्यू बाय कैटेगरी हम देख ही चुके हैं। तो इस तरह के चार्ट से, और ये भी हम देख चुके हैं, है ना, ये हम देख चुके हैं। तो इस तरह के चार्ट से हमें देखने को मिलता है कि हम डेटा को और कैसे किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, है ना। अब जो सजेस्टेड इनसाइट्स हैं वो क्या होंगे इस डेटा के हिसाब से, अगर हमें वो देखने हैं तो हमें अगर वो देखना है कि सजेस्टेड इनसाइट्स क्या हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं। जब मैं लिखूंगा सजेस्टेड इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा, तो मुझे, जब मैं लिखूंगा सजेस्टेड इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा, तो जो भी सजेस्टेड इनसाइट्स हैं वो मेरे को इसके हिसाब से पता लग जाएंगे। ये देखिए, इसके हिसाब से हमें सजेस्टेड इनसाइट्स पता लग गए, जो कि हैं टोटल रेवेन्यू ये है। टू मार्केटिंग एफिशिएंसी हमारी 8.69% ऑफ रेवेन्यू स्पेंट है। डिस्काउंट स्ट्रेटजी हमारी एवरेज डिस्काउंट रेट 12.02%। कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्ट्रॉन्ग एवरेज है हमारा 4.10, विच मीन्स कस्टमर इज सेटिस्फाइड, है ना। उसके बाद स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स एंड रिकमेंडेशंस हैं। सीजनैलिटी पैटर्न में रेवेन्यू पीक्स अराउंड स्प्रिंग एंड समर मंथ्स में रेवेन्यू पीक्स ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा खरीदते हैं। एक्शन प्लान ये है कि इन्वेंट्री एंड मार्केटिंग कैंपेन्स अराउंड सीजनल ट्रेंड्स के हिसाब से आप इन्वेंट्री और मार्केटिंग कैंपेन को रखिए। ये इंसाइट्स हमें देने हैं हमारे बिजनेस को, सो दैट हमारा जो जॉब है बीइंग द डेटा एनालिस्ट, वो जॉब जस्टिफाई हो। अपॉर्चुनिटी है हमारी यहाँ ऑप्टिमाइज प्राइसिंग ड्यूरिंग पीक सीजन्स में, हमें ऑप्टिमाइज करना चाहिए प्राइसिंग को। उसके अलावा कैटेगरी परफॉर्मेंस के इंसाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डोमिनेट्स टोटल रेवेन्यू, हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ग्रोसरी शोज हाई वॉल्यूम बट लोअर रेवेन्यू पर यूनिट, वॉल्यूम तो हाई है पर रेवेन्यू इसका कम है। फैशन हैज़ मॉडरेट परफॉर्मेंस, फैशन का उतना परफॉर्मेंस है नहीं, सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो अब इसमें एक्शन क्या है, फोकस ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्जिन ऑप्टिमाइजेशन एंड ग्रोसरी वॉल्यूम स्ट्रेटजीज। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्जिन ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करना चाहिए हमें, और ग्रोसरी के वॉल्यूम के स्ट्रेटजीज पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसका वॉल्यूम तो हाई है पर रेवेन्यू कम है। रीजनल एनालिसिस में वेस्ट रीजन शो स्लाइटली हायर परफॉर्मेंस, जो कि हमें ग्राफ से भी दिख सकता है।
North and South have consistent but lower performance. Action: investigate what drives West success. West के सक्सेस के पीछे क्या रीजन है, लॉजिस्टिक्स है, डिमांड है, मार्केट फैक्टर्स हैं, और उस हिसाब से हमें अपने नॉर्थ और साउथ का परफॉर्मेंस बढ़ाना है। मार्केटिंग आरओआई है, पॉजिटिव ट्रेंड लाइन इन मार्केटिंग स्पेंड वर्सेस रेवेन्यू कोरिलेशन। मार्केटिंग की आरओआई जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो एक्शन: कंटिन्यू मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। तो मार्केटिंग का हमारा बढ़िया चल रहा है, लेकिन स्पेंड एलोकेशन को हमें ऑप्टिमाइज करना चाहिए। उसके बाद डिस्काउंट स्ट्रेटजी हमें कह रही है कि मोस्ट डिस्काउंट क्लस्टर अराउंड 10 से 15% पे क्लस्टर हो रहा है ज़्यादा डिस्काउंट्स। तो इसमें एक्शन ये है कि डिफरेंट डिस्काउंट बैंड्स टू फाइंड ऑप्टिमल रेवेन्यू लिफ्ट। और अपॉर्चुनिटी हमें ए बी टेस्ट कर करके देखना पड़ेगी, डिस्काउंट स्ट्रेटजीज बाय कैटेगरी और बाय रीजन कौन से काम करते हैं, और उसी को फिर हमें रखना पड़ेगा। लास्ट कैटेगरी इंसाइट्स जो हैं वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हैं। स्ट्रॉन्ग CSAT of 4.10 indicates good customer experience. Maintain quality while optimizing for revenue growth. तो ये हम नेक्स्ट स्टेप, ये हमारे इंसाइट्स निकल के आ रहे हैं डेटा से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के हिसाब से। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में हम कोहॉर्ट एनालिसिस कह सकते हैं कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू और रिटेंशन का एनालिसिस, इलास्टिसिटी की प्राइस, अंडरस्टैंड हाउ प्राइस चेंजेस अफेक्ट डिमांड, ये देख सकते हैं। कैंपेन एट्रीब्यूशन, मेजर स्पेसिफिक मार्केटिंग कैंपेन परफॉर्मेंस, इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, रीजनल एक्सपेंशन पे ध्यान दे सकते हैं। क्विक विन में हमारे सीजनल प्लानिंग, कैटेगरी फोकस, रीजनल लर्निंग, डिस्काउंट टेस्टिंग, मार्केट ऑप्टिमाइज। तो अब आप देखिए कि हमें केवल डेटा दिया गया था रिटेल एनालिटिक्स का, इससे हमने कितने इफेक्टिव विजुलाइजेशंस और इंसाइट्स निकाल के बिजनेस को दिए हैं। यही पावर है डेटा विजुलाइजेशन और डेटा एनालिसिस। अगर इफेक्टिवली सही तरीके से किया जाए तो बहुत इंसाइट्स निकाल के बिजनेस को मिल सकते हैं, और उससे बिजनेस को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो यही है हमारा केस स्टडी। आई होप आपने लर्न किया होगा कि मैटप्लॉटलिब से कैसे हम ग्राफ्स और चार्ट्स बना के, इवन एक डैशबोर्ड पूरा बना के और बिजनेस को दिखा सकते हैं, और इस तरह के इंसाइट्स निकाल के हम दे सकते हैं। डिटेल में मैटप्लॉटलिब या डेटा विजुलाइजेशन या उससे इंसाइट्स के लिए आप कनेक्टेड रहें।